अगर किसी बच्चे से मैट्रिक नहीं हो रहा, बहुत कोशिश कर रहा है, तो उसका एक हल है सबके पास, और वो हल बड़ा आसान हो चुका है, बड़ा खुल के सामने आ चुका है। सिंध जाएं, सिंध में मैट्रिक के पेपर्स के लिए अप्लाई करें आप, और उसके बाद आपको टेंशन ही नहीं है, व्हाट्सएप पे पेपर आपको मिल जाएगा, आपने जाके करना है। और अगर फिर भी वहाँ से शरह हमें मिलती है सिंध से कि बच्चे फेल हो रहे हैं, तो फिर आप देखें कि तालीमी निज़ाम को अब क्या करें, इससे आसानी अब क्या की जाए आपके लिए, और क्या मतलब स्टूडेंट्स कहते हैं कि जी कि हमारे लिए आसानियाँ की जाए, इससे आसानी इकरा कोई हो सकती है? पर्चा आपको दे देते हैं और फिर आपको कहते हैं कि पर्चा देने के बाद भी आपने क्या करना है कि आपने नकल करनी है, और आप सुकून करें, आपको टेंशन ही कोई नहीं है। इतनी टेंशन, इतना खैर का काम जो है ना किया देखा जाए तो सिंध के जो तालीमी निज़ाम है उस पर एक सवालिया निशान भी है कि तालीम का मयार वहाँ पर किस तरह से प्रोवाइड करें बच्चों को कि जिस तरह से इम्तहानात, अगर बात की जाए इम्तहानों में जिस तरह से नकल करवाई जा रही है, और पर्चा जिस तरह से हमजा भी कह रहे हैं कि पर्चा आपको व्हाट्सएप पे मिलेगा, यानी कि पर्चा लीक हो गया इम्तहान शुरू होने से पहले ही। तो ये जब सूरत हाल होगी तो बच्चे जो है वो क्या पढ़ के क्या आगे जाएंगे और क्या मुल्क के लिए। और हर साल की यही कहानी है, हर साल की यही कहानी है, और उसके बाद हम कहें कुछ बेहतरी आ जाए तो बेहतरी नहीं आती। एक तो देखें माशाल्लाह कितने साथ साथ बैठे हुए हैं, सुभान अल्लाह, इसके बाद भी उनको जो है बूटी खोलनी पड़ती है, इसके बाद भी उनको पहले पर्चा भी देना पड़ता है, फिर भी ऐसा मामला होता है। ये तो बात होगी ना साथ साथ वाली नकल की बात। यहाँ पर हम देखें तो कोविड की भी कोई ऐसा नजर नहीं आ रहा कि कोरोना वायरस यहाँ पर है। सिंध में हम देखते हैं कि केसेस भी मेरा ख्याल है इसी वजह से बढ़ रहे हैं, नकल कर रहे हैं, साथ एक दूसरे के साथ बैठ के और मास्क फिर लगा के बैठे हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि ये सूरत हाल काफ़ी ख़राब है और सिस्टम पर सवालिया निशान उठता ही है। ताहम इम्तहानात के पहले ही रोज़ अगर देखा जाए तो मैट्रिक बोर्ड के दावे और कारकर्दगी भी खुलकर हमारे सामने ही आ गई है। गुज़श्ता बरसों की कहानी भी इस बार दोहराई जा रही है और मुख्तलिफ नई नज़र आ रही है। और इम्तिहान में नकल माफिया करा जाए, आपको ज़रूरत ही क्या है? आप बच्चों को घर में पेपर भेजा करें, बच्चे घर से पेपर करके आपको डाक के जरिए भेज दिया करें, उसको चेक किया करें। अगर कोई बच्चा फेल हो रहा हो तो दोबारा पेपर उसको भेजा करें कि नहीं बेटा तुम फेल हो रहे हो, ये वाला सवाल दोबारा से लिख कर भेज दो। फिर जरूरत क्या पर्चे लेने की? या वैसे ही बात की जा रही थी कि हम बच्चों को वैसे प्रमोट नहीं करेंगे, इस तरह प्रमोट करके भी क्या फायदा? बिल्कुल ऐसे अगर हमजा देखा जाए तो कराची में जो शुरू होने वाले 10वीं जमात के इम्तहानात, उसमें साइंस ग्रुप का फिजिक्स का पर्चा आउट हो गया। सोशल मीडिया पर जगह जगह फिजिक्स का पर्चा नजर आ रहा था। और इस तरह सखर बोर्ड के ज़ेर एहतमाम जो 9वीं और 10वीं जमात के सालाना इम्तहानात हैं उनका खूब मजाक भी उड़ाया जा रहा है कि भाई ये सिस्टम है, ये प्रोवाइड कर रहे हैं आप बच्चों को। अगर यही बच्चे इस तरह से पढ़कर आएंगे और अगर मेडिकल के बच्चे अगर ये आगे पास आउट होते हैं और जब जाते हैं आगे तो ये क्या करेंगे? किस तरह से लोगों का इलाज करेंगे? आगे जाके क्या करेंगे? मुझे तो समझ नहीं आता। डॉक्टर भी ऐसे ही होंगे फिर? कोई भी बच्चे चले वो आगे डॉक्टरी में तो जाके 5 साल उनको खैर पढ़ना ही पड़ता होगा, उसका भी क्या खैर मामला होता है। लेकिन वहाँ पे भी थोड़े क्वेश्चन अब नजर आएंगे हम लोगों को कि ये भाई सिंध में अगर हम इसको दूसरी तरह से देखें, जैसे इकरा ने ये बात की कि जो मेडिकल में जाते होंगे बच्चे और जो बड़ी तादाद मुझे लगता है कि पढ़ने वालों की होती होगी, उनके साथ कितनी ज्यादती है कि जो बच्चे पढ़ के जाते होंगे उनके साथ इतनी ज्यादती है कि बाकी बच्चे नकल कर रहे हैं और नकल करके जो है पास होने की फिर भी कोशिश कर रहे हैं, उस दौड़ में लगे हुए। और मजे की बात इकरा क्या है कि बच्चों को तो पेपर मिल गए जो लीक हो गए थे, लेकिन कई सेंटर्स तक पर्चा ही नहीं पहुंच सका, उधर पर्चा शुरू ही नहीं हो सका, उधर पेपर शुरू ही नहीं हो सका। खैर हम बात कर लेते हैं सक्कर से सज्जाद पाशा हमारे साथ मौजूद हैं, वो बताएंगे कि हुआ क्या। सज्जाद बताइए हुआ क्या? फिजिक्स का पर्चा आउट हो गया, कई इम्तिहानी मराकज़ तक पहुंचा ही नहीं, उनको भी व्हाट्सएप कर देते, पता लग जाता, बच्चों को बता देते कि ये पर्चा है भाई। देखें सानवी व आला सानवी सक्कर बोर्ड के ज़ेर एहतमाम 9वीं और 10वीं जमात के जो सालाना इम्तहानात हैं उसका आगाज़ कल से हुआ था। गुज़श्ता रोज़ जो है वो 10वीं जमात का पहला फ़िज़िक्स का पर्चा जो है वो लिया गया था और आज जो है 10वीं जमात का मैथमेटिक्स का पर्चा लिया जा रहा है। लेकिन हर बार हम ये देखते हैं कि तालीमी बोर्ड सक्कर की जानिब से ये दावे किए जाते हैं कि नकल की रोकथाम की जाएगी, टीमें तश्कील दी जाती हैं, छापे मारे जाते हैं। पर्चा 9 बजे शुरू होना था, लेकिन 9 बजे से 10 मिनट पहले ही जो है वो पर्चा आउट हो गया। इस बार हम ये देख रहे हैं कि पिछली बार जो 9वीं 10वीं जमात के इम्तहानात हुए थे उसमें बूटी माफिया का राज था, लेकिन इस बार जो बूटी माफिया है वो इतनी सरगर्म नहीं नज़र आ रही क्योंकि जदीद टेक्नोलॉजी आ गई है और अब जो है वो व्हाट्सएप के ज़रिए तलबा और तालबात जो है वो आसानी नकल कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊँ कि तलबा के इम्तहानी मराकज़ में मोबाइल ले जाने पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी है। तो अब आप ये देखें कि किस तरह से तलबा जो हैं वो इम्तहानी
मराकज़ में बआसानी मोबाइल लेकर जा रहे हैं। पर्चा 9 बजे शुरू होता है और जो सवालात की जो कॉपी होती है वो फौरी तौर पे व्हाट्सएप में ग्रुप्स बनाए हुए हैं तलबा ने, उसमें फ़ौरन भेज दी जाती है और एक मखसूस ऐसा बंदा बाहर छोड़ा जाता है कि जो उन सवालात के जवाबात फौरी तौर पर जो है वो गाइड से और सॉल्व पेपर से निकाल कर जो है और वो मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप्स में जो है वो सेंड कर देते हैं और तलबा बआसानी जो है वो इम्तिहानी मराकज़ में मोबाइल यूज़ कर रहे हैं। जिन इन्विजिलेटर्स को, असातिज़ा को तैनात किया गया है वो बेसूद हैं, क्योंकि तमाम ज़्यादातर मेजॉरिटी जो तलबा की है वो मोबाइल फ़ोन से जो है वो पेपर सॉल्व कर रहे हैं। गाइड्स भी हम देख रहे हैं कि इस बार गाइड्स जो लेके जाते थे तलबा वो बहुत कम हैं, क्योंकि व्हाट्सएप का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो रहा है। मैं आपको बताऊं कि सक्खर, खैरपुर और घोटकी जो तालीमी बोर्ड सक्खर के अंडर में आते हैं वहाँ पर जो है वो इन इम्तिहानात का सिलसिला गुज़श्ता रोज़ से शुरू हुआ था। 25 से ज़ायद जो है वो छापामार टीमें जो हैं वो तश्कील दी गई हैं, लेकिन वो छापामार टीमें भी जो हैं उनके छापे भी बिल्कुल बेसूद हैं, क्योंकि जब छापामार टीम किसी भी इम्तिहानी मराकज़ में जाती है तो तलबा को पहले ही बता दिया जाता है कि माशाल्लाह नेटवर्क की बहुत अच्छा है। बहुत शुक्रिया सज्जाद, आप में आगे थे। खैर इतनी तो तरक्की की है, मतलब ये तो दाद बनती है कि हार्ड बुक्स जो लेके जाते थे उसकी जगह अब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है और हमें टेक्नोलॉजी ने बहुत कुछ सिखा दिया। इतनी तो दाद स्टूडेंट्स की भी बनती है। और जो लोग जिस तरीके से मैंने कहा बड़े मुनज़्ज़म तरीके से ये जो है ना जदीद तरीके से चीटिंग का सिलसिला जारी है, जदीद बूटी जो है वो जारी है, बड़ी अफसोसनाक सूरत। अच्छा, इस पे बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर जावेद इकबाल साहब। जावेद इकबाल साहब, अस्सलाम वालेकुम सर, गुड मॉर्निंग सर। इंतज़ामी हम बात करें कमज़ोरियों की, वो भी हमने कर ली। हमने ये भी बात कर लिया कि जी कि हमारी बड़ी नाअहली है कि इस तरह हो रहा है, लेकिन दूसरा सर इसका एक अहम पहलू है कि हमारे तालीमी निज़ाम के अंदर क्या कमियां कोताहियां हैं, कितना वो हमारा गलत तरीके से चल रहा है कि हमें डिग्री चाहिए है, हम इल्म हासिल करना नहीं चाहते हैं। हमारा जो अल्टीमेट गोल है कि डिग्री मिल जाए, तालीम हम हासिल कर पाएँ, इल्म हम हासिल कर पाएँ या ना कर पाएँ। बहुत बहुत शुक्रिया हम साहब। मैं तो पिछले कई दिनों से बहुत दुखी हूँ और ये बात जो है रस्मन लोग कह देते हैं, लेकिन मैं अगर आपको ईमानदारी से बताऊं कि मुझे वाकई प्रॉपर तरीके से नींद नहीं आ रही है सोच सोच के कि जिस तरीके से हम अपने तालीमी निज़ाम के साथ ये खिलवाड़ कर रहे हैं। पता नहीं आपके पास कितना वक्त है? जी है सर, आप प्लीज़ बात कीजिए। बड़ा अहम मामला है, बच्चों के मुस्तकबिल का मामला है सर। शुक्रिया। ये देखिए कि एक जो रियासत है दागिस्तान, जो पुरानी जो रूसी रियासतें थी जो आज़ाद हुई, उनमें से उनके एक बहुत बड़े आलिम थे जिनका नाम था गफूरौफ। तो उनकी एक किताब भी है, ये मेरा दागिस्तान, आप उसको ज़रूर पढ़िएगा। तो वो अपने ज़माने के बड़े आलिम थे और लोग उनके पास शिकायतें लेके आते थे, और जब रशिया में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहे थे तो लोग कहते थे कि ये जो मिल मालकान हैं ये गरीबों को तंग करते हैं, तो उससे सोसाइटी बड़ी तबाह हो रही है। तो वो कहते थे नहीं कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। फिर लोग कहते ये जो मजदूर यूनियन बना लेते हैं, काम नहीं करते, तो वो कहते थे नहीं नहीं कुछ नहीं होता। तो जिस तबके के बारे में भी वो जो कुछ कहते थे वो कहते नहीं कोई नहीं, मुआशरा ऐसे चलता रहता है। तो किसी ने कहा कि गफूरौफ, कब आप कहोगे कि ये मुआशरा अब तबाह हो गया है? आप तो किसी बात पर ये कहते नहीं हो। उसने कहा जिस दिन प्राइमरी स्कूल में पढ़ाने वाला स्कूल टीचर करप्ट जब तक नहीं होगा ना, उस वक्त ये मुआशरा तबाह नहीं होगा। आप ये देखिए कि हमारी जो पूरी अगली आने वाली नस्ल है उसका दारो मदार इन बच्चों पर है, ये जो बच्चे बैठे हुए हैं। और हम इनको क्लेम कर रहे हैं कि उन्होंने मोबाइल हाथ में रखा हुआ है, और ये आपने शायद कहा कि ये वो सरतान है कि जिसका कोई हल नहीं है। मुझे देखिए कि हम ये समझते हैं कि इन बच्चों का कसूर है। इन बच्चों का क्या कसूर? ये मैंने मुतअद्दिद बार कही है कि एक फैक्ट्री में कुछ चीजें बनती हैं, जैसे बिस्किट बनते हैं, पहले बहुत अच्छे बनते थे, अब अच्छे नहीं बन रहे। तो क्या बिस्किटों का कसूर है? अगर बिस्किटों में से मक्खियां निकल रही हैं या वो टूटे हुए निकलते हैं डब्बे में से, तो ये बिस्किट का कसूर, ये तो उस फैक्ट्री का कसूर है ना, जिस फैक्ट्री क्वालिटी एश्योरेंस नहीं है। ये उस फैक्ट्री का कसूर है कि जहां प्रॉपर इंग्रेडिएंट इस्तेमाल नहीं किए जा सकते। आखिर इस मुल्क का कोई सरबरा है ना, उस सरबरा के नीचे एक महकमा तालीम का इदारा है ना, आखिर हायर एजुकेशन कमीशन है ना, उसका कोई चेयरमैन है ना, नीचे जो बोर्ड के लोग हैं वो सारे हैं ना, और ये बड़ी बड़ी तनख्वाहें ले रहे हैं ना, बड़े बड़े इख्तियारात के अंदर मौजूद है ना, इनको अल्लाह ने इतनी इज्जत दी हुई है कि सारे बैठ के इसको एक इमरजेंसी के तौर पर ट्रीट क्यों नहीं करते? अगर घर में पता लगे कि घर के किसी फर्द को कैंसर हो गया है तो सारे सर जोड़ बैठने लग जाते हैं ना, किस बड़े डॉक्टर दिखाना है, किसको दिखाना है। तो ये तो इतना सीरियस मामला है और इतने अरसे से हो रहा है और किसी के कान पे जूं तक नहीं रेंग रही। मुझे तो बहुत ही परेशानी है इस बात की। इस हालत में जिस नस्ल को हम आगे परवान चढ़ा रहे हैं, उस नस्ल के हाथों में हमारा मुस्तकबिल बिल्कुल सेफ नहीं है। आपके जैसे इल्म में क्या है, मैं एक मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल था
और मेडिकल कॉलेज में जब 250 बच्चे नए आते थे तो मैं अपने उस पूरे पीरियड के दौरान हर बच्चे से फर्दन मिलता था, अपने साथ एक साइकियाट्रिस्ट को बिठाता था और डिपार्टमेंट ऑफ मेडिकल एजुकेशन के हेड को बिठाता था और तमाम, चाहे उसमें हफ्ता लगे 10 दिन लगे, हर बच्चे से एक ब्रीफ इंटरव्यू करता था। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि वो बच्चे जो 1200 नंबर लेकर यहाँ पहुंचते थे और जो पूरी ऊपर का मक्खन था, जो यानी जितने मुश्किल MD कैट वगैरह से निकल के आते हैं, उनमें बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिन बेचारों के अंदर ये सलाहियत नहीं होती कि वो डॉक्टर बन सके। और मैं जो बहुत अच्छे लोग मैं उनको इस्तिस्ना देते हुए ये बताता हूं कि हमारा ये जो फिल्टर है ना, जिस फिल्टर में से गुजार के हम हायर एजुकेशन में लेके जाते हैं, इस फिल्टर में बहुत सारी छलनियां हैं। जिस छलनियां में से बड़े जिनको छल जाना चाहिए वो दाने भी परे चले जाते हैं। तो हमारे तालीमी निज़ाम पर पहले ही बहुत सारे सवालात हैं कि तालीमी निज़ाम जो है वो रट्टे को प्रमोट करता है, तालीमी में सिर्फ मेमोरी बेस्ड तालीम है, इसमें एक्सपीरियंस बेस्ड तालीम नहीं है, कंटेक्सचुअल तालीम नहीं है। ऊपर से ये कि जो कुछ तालीम है उसके लिए एक खुले आम जो मर्जी बेज़ाब्तगी हो, कानून जितना जैसे नकलें मारे। मुझे तो कल बड़ी हंसी आई जब उन्होंने कहा है कि जी अब गवर्नमेंट ने सख्त एक्शन लिया है और जिस जगह पर इम्तिहानी मरकज के में पेपर होगा उसके बाहर जितनी फोटोस्टेट की दुकानें हैं वो सारी बंद कर दी जाएंगी। क्या बात है। देखिए क्या हंसने की बात है ये कि आप फोटोस्टेट दुकानों को बंद कर देंगे, लेकिन एक दफ्तर है जिस दफ्तर जी देखिए एक दफ्तर है जिस दफ्तर के अंदर पेपर बना है, वो पेपर 3-4-6 बंदों ने बनाया है। अच्छा, उन्होंने एक दफ्तर में दिया है जहां एक प्रिंटिंग प्रेस है, जहां वो प्रेस में छपा है। उसके बाद एक सीक्रेसी डिपार्टमेंट है जिनकी जिम्मेदारी है कि उसकी सीक्रेसी को मेंटेन करना। इन 10 बंदों को क्यों नहीं लाइन हाजिर किया जाता? सबसे पूछा कि बताइए। अच्छा फिर दूसरी मैं सिर्फ ये क्या डॉक्टर साहब, जिस तरह से हम देखते हैं ये बच्चे नकल करके पास तो हो जाते हैं, डिग्रियां भी मिल जाती हैं, अमली जिंदगी में ये लोग कामयाब कैसे होंगे? इसका हल क्या है? कोई हल नहीं है। मैं एक डॉक्टर हूं और आप मुझसे ये कहिए कि ये एक पेशेंट जो है वो वेंटिलेटर पे पड़ा हुआ है, इसके गुर्दे भी फेल हो गए हैं, इसका जिगर भी फेल हो गया है और इसको कोविड भी हो गया है, ऊपर से नमूनिया भी हो गया। बताएं कि इसका क्या हल है? मैं क्या हल है? देखिए मैं और आप हम तो शोर मचा सकते हैं, हम तो उसके लिए जोर लगा सकते हैं, लेकिन बुनियादी तौर पर इस पूरे सिस्टम को एक नए सिरे से ओवरऑल करना पड़ेगा और एक दयानतदारी, ईमानतदारी और एक प्रॉपर जो है हुब्बुल वतनी के साथ पूरे सिस्टम को करना पड़ेगा। और ये जिम्मेदारी हुकूमत वक्त की है कि इस चीज को बहुत सी, अब वो सिंध की हुकूमत हो या पूरे पाकिस्तान हुकूमत हो, मेरे ख्याल में तो किसी भी इंटरनेशनल मसले से ज्यादा ये अहम मसला है। बिल्कुल के साथ हमारे ताल्लुकात क्या हो रहे हैं, रूस के साथ क्या होगा, CPEC क्या होगा, इससे ज्यादा अहम बात यह कि हमारी आने वाली नस्लों के हाथों में हमारा मुस्तकबिल सेफ होगा कि नहीं होगा। तो अगर आप मुझे कहें कि मैं कोई आपको ऐसी बात, इसका हल बताऊं, हल ये है कि वजीर आजम पाकिस्तान, वजीर आला सिंध, सदर पाकिस्तान, इन सबको एक जगह पर बैठना होगा और सर जोड़ के सोचना होगा कि भाई इस सिलसिले में हम क्या करें। सारे वजीर तालीम इकट्ठे होने चाहिए, हायर एजुकेशन कमीशन, यूनिवर्सिटियों के सारे VC इकट्ठे होने चाहिए और वजीर आजम को एक इमरजेंसी कॉन्फ्रेंस बुलानी चाहिए कि बताइए इसका क्या करें, और उसके बाद सारे समझदार लोग इसका कोई हल निकालें। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे मेरे पाकिस्तान आप हिस्सा बने, बहुत अहम मामला है और हम ये नहीं कहते कि बाकी सूबों के अंदर नकल नहीं होती होगी, यकीनन नकल होती होगी, कुछ ना कुछ शरह होती होगी, लेकिन इस तरीके से एग्जाम्स कहीं पर नहीं हो रहे होते जो हर दफ़ा हम सिंध के अंदर देखते हैं। और सिंध हुकूमत अगर जिम्मेदारी उठाने को तैयार नहीं है, ये भी विफाक पे मामला डाल दें, कुछ नहीं होगा। बिल्कुल ऐसे ही है हमजा, लेकिन अगर देखा जाए मुल्क के मुस्तकबिल की, जैसे डॉक्टर साहब ने बात की है कि वो जो है हमें महफूज हाथों में नज़र नहीं आ रहा है। बिल्कुल ऐसे ही एक और मसला भी है और वो भी कराची से ख़ास तौर पर जुड़ा हुआ है। ग्रीन लाइन मंसूबा कराची के शहरियों के लिए अब भयानक ख्वाब बन गया और फरवरी 2016 में शुरू होने वाला मंसूबा कब मुकम्मल होगा ये खबर कोई नहीं है। बिल्कुल ऐसी है, ना विफाक को पता है ना सिंध को पता है आखिर करना क्या है। और ताज़ा खबर ये आ रही है कि ग्रीन लाइन बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम जो है वो अब मजीद खटाई में पड़ गया और ग्रीन लाइन सर्विस जो है वो अब एक माली तनाज़े में घिरी हुई नजर आती है। जबकि स्पेन की जो फर्म है ग्रुप्सा, उस मनसूबे के लिए वो अपनी तकनीकी मदद और खदमात फराहम कर रही थी, लेकिन उस फर्म ने अब NAB, FIA और पाकिस्तानी सफारत खाने से शिकायत की है कि पाकिस्तानी कॉन्ट्रैक्टर जो हैं वो जालसाजी से उनके नाम पर कौमी खजाने से अरबों रुपए वसूल कर रहे हैं और इससे उनकी पेशा वराना साख को नुकसान पहुंचा है। मतलब अब देखें कि मामलात किस तरफ ये चल रहे हैं और बड़ा सवालिया निशान लग गया। अब हम जानेंगे कि असल सिचुएशन है क्या। वज़ीर ट्रांसपोर्ट सिंध ओवैस कादिर शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शाह साहब वालेकुम, गुड मॉर्निंग। शाह साहब, कराची में जब मैस ट्रांसपोर्ट सिस्टम की उम्मीद हुई ही थी, तो अब हम ये स्पेनिश कंपनी की, स्पानवी कंपनी की बात कर रहे हैं, उन्होंने करप्शन के इल्ज़ाम लगा दिए हैं। क्या इससे सिंध हुकूमत की साख असरअंदाज नहीं होगी, मुतासर नहीं होगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, क्वेश्चन तो आपने ये किया है और मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है
और इस किस्म के क्वेश्चंस पूछने भी चाहिए आप लोगों को। लेकिन इससे पहले मैं एक बात क्लियर करूं कि ये जो हिस्पानवी कंपनी ने जो ये क्वेश्चन रेज़ किए हैं और जो इल्ज़ामात लगाए हैं, ये ग्रीन लाइन के प्रोजेक्ट पे लगाए हैं। और मैं ये बार बार मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में ये कहता रहा हूँ कि ग्रीन लाइन प्रोजेक्ट फेडरल फंडेड प्रोजेक्ट है जो नवाज़ शरीफ साहब के दौर में शुरू हुआ और अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। 4 दफ़ा डेडलाइन गवर्नर साहब दे चुके हैं। 2020 फरवरी में उन्हें इफ्तिताह करना था, जिसमें मैंने यही कहा था कि अभी तो दूर दूर तक कोई अंदाज़ा नहीं है कि ये कब तक कंप्लीट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ये भी एक अलग बात है। लेकिन अब जबकि उन्होंने बसेस का टेंडर भी किया है और उनकी जो पता चला है कि बसेस भी कोई 2-3 महीने के बाद, अभी तक कोई कंफर्म डेट नहीं है कि 2-3 महीने के बाद उम्मीद है आई एम नॉट कंफर्म, जो मुझे उनके इंजीनियर से पता चला है ब्रीफिंग के दौरान कि आएंगी तो ये प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा। तो इस सवाल का जवाब वन लाइनर ये है कि ये जो उंगली उठाई गई है, ये जो एतराज़ उठाया गया है, ये फेडरल गवर्नमेंट के उन दावों पर है कि जो वो कहते हैं कि वो ट्रांसपेरेंट काम कर रहे हैं, वो करप्शन से पाक चीज़ें कर रहे हैं और वो बार बार सिंध गवर्नमेंट को ब्लेम करते हैं। लेकिन ये ग्रीन लाइन का प्रोजेक्ट इस वक्त तक फेडरल गवर्नमेंट के अमलदारान ही इसको अंजाम दे रहे हैं। SIDCL सिंध इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड ये काम कर रही है। ये गवर्नर साहब इसके चीफ पैट्रनेज कर रहे हैं और इसका एक बोर्ड बना हुआ है। ये सवालात और ये एतराज़ात उन पे उठाए गए हैं। अब देखते हैं कि इसमें FIA या NAB या दूसरे जो इस फेडरल गवर्नमेंट के इदारान जो सिर्फ अपोजिशन को हिरासा करने में इस वक्त तक मसरूफ़ हैं, वो इसका जो क्वेश्चन का जो उन्होंने एतराज़ रेज़ किए हैं, जो इल्ज़ाम लगाए हैं, उसकी इन्वेस्टिगेशन किस तरह करते हैं और इसका आउटकम क्या आता है। और मैं ये भी कहता चलूँ कि मुझे तो ये अंदाज़ा है, बल्कि यकीन है कि ये गुफ्तन शुदन बर्खास्तन वाला केस होगा। एक इंक्वायरी कमेटी बनेगी और वो उधर के उधर ठप हो जाएगी। जिस तरह से आपने कहा है कि ये विफाक के अंडर आता है, लेकिन अब इल्ज़ामात तो लग चुके हैं ना करप्शन की, क्या इस हवाले से हुकूमत तहकीकात कराएगी और कसूरवार जो होगा उसको सज़ा भी दी जाएगी? ये तो लाजमी है कि एक फॉरेन फर्म है जो एक रेप्यूटेबल फर्म है, उसने एक क्वेश्चन रेज़ किया है, आप पे डायरेक्ट इल्ज़ाम लगाया है कि आप लोगों ने इसमें खुर्द-बुर्द करने की कोशिश की है, कि उनके नाम पे बिलिंग हुई है। ये पूरा डिटेल में अगर आप पढ़ेंगे तो उन्होंने हर जगह अप्रोच की। देखिए, गवर्नमेंट को अगर ये अकाउंटेबिलिटी का इतना दावा करते हैं और ये ईमानदारी के अलमबरदार हैं जो अपने आप को कहते हैं, दरअसल ये है नहीं। लेकिन अब भी अगर इतने बड़े इल्ज़ाम के बाद, इतनी बड़े आवाज़ उठाने के बाद अगर कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं होती, अगर होती भी है तो उसकी कोई रिपोर्ट नहीं आती, तो ये बहुत शर्मनाक बात होगी। देखिए, ये परसेप्शन जो है पूरे मुल्क का ख़राब हो रहा है सारी दुनिया में। ये पाकिस्तान में अब सिंध में हमें बहुत कोशिश करनी पड़ रही है कि पिछले 3 साल से जो इन्होंने इंटरनेशनल जो काम किए, जितनी उसमें गलतियां की हैं, या जिस तरह फॉरेन पॉलिसी और जो हमारे डॉलर का रेट उतार चढ़ाव हो रहा है, बता दीजिएगा आप क्या समझ रहे हैं, जो मामला सामने आया है इसकी वजह से क्या ग्रीन लाइन का जो इफ्तिताह है उसमें मजीद देर हो जाएगी? देखिए, ग्रीन लाइन का इफ्तिताह अगर जिस तरह ये प्लान था कि जब नवाज़ शरीफ साहब ने ये ग्रीन लाइन शुरू किया था, तो उस वक्त एक प्लान ये बनाया गया था कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो कंप्लीट करने के बाद ये सारा प्रोजेक्ट सिंध गवर्नमेंट के हैंड ओवर किया जाएगा और कंप्यूटर सिस्टम, IITS सिस्टम और बसेस की प्रोक्योरमेंट सिंध गवर्नमेंट करेगी। 2018 में जब मैंने इसका पहला विज़िट किया था तो उस वक्त भी इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत से फ्लॉज थे, अभी काम बाकी था। लेकिन इमरान खान साहब का जब पहला विज़िट हुआ कराची में गवर्नर हाउस में, उसमें चीफ मिनिस्टर सिंध भी मौजूद थे, तो इमरान खान साहब ने ये दावा किया कि हमारे पास फ़ंड्स अवेलेबल हैं फेडरल गवर्नमेंट के पास और ये सिंध गवर्नमेंट के हैंड ओवर हम नहीं करेंगे, फेडरल गवर्नमेंट ही इसका ITS सिस्टम इंस्टॉल करेगी, बसेस की प्रोक्योरमेंट करेगी। 3 साल इस प्रोजेक्ट को फेडरल गवर्नमेंट चलाएगी, 3 साल के बाद ये सिंध गवर्नमेंट के हवाले होगा। देखिए, ये इमरान खान साहब कह तो गए, अब 3 साल, अब ये तो उस वक्त अगर स्टार्ट हो जाता तो अब ये सिंध गवर्नमेंट के हवाले होना था, अब तक तो ये स्टार्ट ही नहीं हुआ। अब ताख़ीर ज़ाहिर सी बात है, ज़रूर मैं समझता हूँ कि अगर ये इंक्वायरी फिलफौर नहीं की गई और इसकी जो कल्प्रिट्स हैं उनको फ़ौरन सज़ा नहीं दी गई और उनको अलग नहीं किया गया इस प्रोजेक्ट से, तो ज़ाहिर सी बात है जो ऐसी गंदी मछलियाँ इस प्रोजेक्ट के अंदर बैठी, जो ऐसे कराची की जो तामीर और तरक्की है उसमें पीपल्स पार्टी हायल है और वो फिर इस तरह की मिसालें भी देते हैं, आप क्या कहेंगे इस पर?
देखिए, अगर ग्रीन लाइन को आप पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट और डेवलपमेंट से जोड़ते हैं तो ये बहुत बड़ी ज़्यादती होगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इस 13 साला दौर के साथ। मैं ये भी बताता चलूँ कि कभी अपोजिशन जमातें जो हमारे ऊपर इल्ज़ामात लगा रही हैं या जो ये परसेप्शन लोग डेवलप कर रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कराची के लिए या कराची के गिरदो नवा के लिए कुछ फंड्स नहीं रखे, डेवलपमेंट नहीं रखी। देखिए, 110 अरब रुपए की ऑन गोइंग और न्यू स्कीम्स रखी गई हैं इस बजट में। मेगा प्रोजेक्ट्स अलग हैं। कभी किसी ने सोचा था कि 110 अरब रुपए सिर्फ कराची के लिए रखे जाएंगे? देखिए, ये सिर्फ मैं स्टेटमेंट नहीं दे रहा हूँ, लेकिन मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि आपकी अगर एक टीम मेरे साथ, मैं खुद उनके साथ जाऊँगा, मैं ये ऑन साइट दिखाने के लिए तैयार हूँ कि वो 10 साल पहले जब पाकिस्तान 12 साल पहले जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने टेक ओवर किया था 2008 में, और आज तक क्या क्या डेवलप हुआ है, बिल्कुल किन-किन ठीक है। जगहों वैसे पे का हुआ। शुक्रिया आपका। सुबह सवेरे पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे, उनका मौक़िफ़ आप लोगों ने सुना है। हम यहाँ पर ब्रेक लेंगे। स्टे विद अस। सुबह सवेरे पाकिस्तान।